बड़े कुंठित होते हैं, हम लोग पार्टी में भी कुंठित होते हैं, चाहे मैं भाजपा में हूँ या कोई महिलाएं अन्य पार्टी में हैं, वो भी बड़ी कुंठित होती हैं कि हमने राज्य बना के क्या करा, आज हमको राज्य बनाने वाली महिलाओं को नहीं पूछा जाता है। तो विरोध करूँगी कि महिलाओं के बारे में ज़रूर आप विचार करें। नमस्कार, उत्तराखंड टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, आज मैं आपसे मिलाने जा रही हूं ऐसी शख्सियत से जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो है हमारी सरोज डिमरी दीदी। सरोज डिमरी दीदी ने राज्य आंदोलन में काफ़ी अपनी अहम भूमिका निभाई थी और वो जेल भी गई थी और काफ़ी वो घायल भी हुई थी। उसके बाद उन्होंने ऋषिकेश से सभासद बनी थी, जो एक निर्दलीय उन्होंने ये चुनाव जीता था। तो इतने समय के बाद उनकी बहुत सारी भूमिका रही। भाजपा में वो आई और महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही हैं वो प्रदेश में, और काफ़ी उन्होंने काम किया है। तो इस समय विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है और बहुत सारे उम्मीदवार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो उनका अनुरोध है भाजपा से, भाजपा में विधानसभा सीट के लिए महिलाओं की भी दावेदारी होनी चाहिए। इसी विषय पे उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम में। करती हूँ रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पास आई हैं और मेरी हृदय की व्यथा आपने सुनी है। धन्यवाद आपका बहुत। मैं एक भारतीय जनता पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ। मैं एक राज्य आंदोलनकारी हूँ। जैसे आपने कहा, मैं सभासद भी रही हूँ। मैं सभासद भी निर्दलीय रही और ऋषिकेश में ऐसी पहली सीट थी जो सामान्य वार्ड से किसी महिला के खाते में गई थी। उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, मैं एक सिपाही की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में भी मैं विभिन्न पदों पर भी रही हूँ। लेकिन कभी कभी बड़ा मन कुंठित होता है कि आज जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने राज्य बनाया है, उसमें सभी को पता है कि महिलाओं की बहुत भूमिका रही है। माने वो देश में ही नहीं, विदेशों में भी बड़ी चर्चित रही हैं कि गांधीवादी तरीके से और महिलाओं ने उत्तराखंड आंदोलन चलाया है और अग्रणी भूमिका निभाई है। तो बड़े कुंठित होते हैं, हम लोग पार्टी में भी कुंठित होते हैं, चाहे मैं भाजपा में हूँ या कोई महिलाएं अन्य पार्टी में हैं, वो भी बड़ी कुंठित होती हैं कि हमने राज्य बना के क्या करा, आज हमको राज्य बनाने वाली महिलाओं को नहीं पूछा जाता है। आज मैं रेखा जी आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आप देखते होंगे कि चाहे वो कार्यकर्ता सम्मेलन हो या कोई रैली हो, जुलूस हो, उसमें महिलाओं की भागीदारी आप देखती होंगी सबसे ज़्यादा होती है। ये भी उत्तराखंड आंदोलन की देन मैं समझती हूँ। लेकिन क्या करें, आज आंदोलनकारी उपेक्षित हैं। कल मुझे बड़ा फील हुआ, यार हम लोग भी तो कहीं ना कहीं दावेदारी कर सकते हैं। महिलाएं को क्यों पीछे धकेला जाता है? जब मैंने आपको अभी बताया कि ऋषिकेश में पहली जो मैं सभासद बनी, सामान्य वार्ड से महिला बनी थी, जो ऋषिकेश के इतिहास में पहली सीट थी, तो जब हम वहाँ जीत सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? और मैं जिस वार्ड की सभासद रही, आज उस वार्ड के 6 हिस्से हो गए और 6 पार्षद हैं। मैंने अब आप मेरे क्षेत्र में जाके अगर देखेंगे तो मैंने संजय झील के लिए मैं बजट लाई थी, 20 लाख रुपए उस समय लाई थी, तब तो उत्तर प्रदेश होता था। लेकिन मैंने इतने सारे काम अपने क्षेत्र में करे हैं कि आज भी लोग उसको नहीं भूले हैं और न मुझे भूले हैं वो लोग। तो मैं चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करती हूँ कि महिलाओं को भी टिकट दिया जाए। महिलाएं जीतती हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं जीतती हैं। महिलाएं जब राज्य बना सकती हैं तो ये तो चुनाव है, चुनाव क्यों नहीं जीत सकती हैं? जब राज्य को जीत के ला सकती हैं तो चुनाव भी ज़रूर जीत सकती हैं। और ज़रूर अनुरोध करूंगी मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी से, आज उनका जन्मदिन भी है, मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी और उनसे अनुरोध करूंगी कि महिलाओं के बारे में ज़रूर आप विचार करें। मेरी कार्यशैली उन्होंने भी देखी है, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं देखा है, उन्होंने भी देखा है मुझे। जब मैं पिछली बार मैं हरिद्वार में थी, पिछले चुनाव के टाइम पे नगर निगम के, उन्होंने मुझे देखा कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। रेखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पास आई हैं और मेरी हृदय की व्यथा आपने सुनी है। धन्यवाद आपका बहुत। मैम, ये तो हुई
दावेदारी की बात कि महिलाओं को विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए, इसके अलावा मैं आपके बारे में बताना चाहूँगी या दर्शकों को, जैसे आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत बड़ी एक मुहिम जिसकी आप एक संयोजिका रही हो प्रदेश में, तो इसके बारे में भी बताइए कि किस तरह से ये मुहिम चल रही है और किस तरह से आगे काम करेगी। ये बहुत अच्छी मुहिम है और ये हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, एक प्रकल्प है और मैं उसकी एक सदस्य हूँ। मुझे इस बात पे भी गर्व है। मैं महिलाओं के लिए पहले भी बहुत काम करती थी, अभी भी करती हूँ। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, यहाँ तक कि मैं जब कभी भी चाहे कोई भी कार्यक्रम होता है मंच के माध्यम से, जो सासें होती हैं उनको भी बताती हूँ कि किस तरह से बहू के साथ व्यवहार करना चाहिए। बहू को भी समझाती हूँ कि सास एक माँ की तरह होती है, कैसा व्यवहार करना चाहिए समाज में। मैं निरंतर पहले भी लगी रहती थी और अभी भी लगी हूँ। और रेखा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं घायल भी रही उत्तराखंड आंदोलन में और मैं जेल में भी रही। मुझे आंदोलनकारियों की, घायलों की पेंशन मिलती है, जो कि अब हमारे माननीय यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने 6,000 रुपये कर दी। वो 6,000 रुपये में मैं 1 रुपया भी ना अपने पे खर्च करती हूँ, ना मैं राजनीति पे खर्च करती हूँ। वो मैं किसी गरीब कन्या की शादी में खर्च करती हूँ, कोई गरीब लोग बेचारे जो बीमार रहते हैं, असहाय रहते हैं, मैं उन पे खर्च करती हूँ। ये मेरा एक बजट अलग से होता है और 1% मैं अपने बेटे से भी लेती हूँ। उत्तराखंड सरकार देती है वो भी आप गरीबों पे, गरीब बेटियों पे आप खर्च करती हैं। इसके अलावा आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि उत्तराखंड में जैसे कि हमारे ऋषिकेश विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ के बहुत से युवा हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ाई तो कर ली है लेकिन रोजगार ही नहीं है, तो उसके लिए आपके पास कोई मतलब कोई विचार हो, उसमें आप बताइए। रेखा जी, मैं एक राज्य आंदोलनकारी हूँ। सबसे पहले तो मैं यही हूँ। तो हमने जो राज्य मांगा था ये अपने लिए नहीं मांगा था, ये राज्य हमारे बच्चों को नौकरी लगेंगी, हमारे राज्य का अच्छी तरह से नियोजन होगा। तो हमने तो क्या करना, हमारे बच्चों को चाहिए था, लेकिन जो हो नहीं पाया है। और अब मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे सबसे पहले तो आत्मनिर्भर बने, नौकरी ना करें, नौकरी देने वाले हमारे बच्चे बने। जहाँ पर नौकरी की बात आती है वहाँ पर भी स्थानीय लोगों को कम से कम 70% तो रोज़गार हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। मैं कितनी बार पहले भी जब एम्स में भी आंदोलन हुआ था, मैं तब भी ये कहती थी कि, और उसमें मैंने भी उनको संरक्षण दिया था और ये कहा था कि 70% आरक्षण जो है हमारे बच्चों को होना चाहिए। चाहे हमारी सिडकुल फैक्ट्रियां हैं, चाहे कोई भी हो, स्थानीय जहां भी रोजगार का हो, 70% हमारे बच्चों को जरूर वहां पर आरक्षण मिलना चाहिए। और मैडम मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी, लाइक जैसे कि पलायन की बात आती है, आपने देखा होगा उत्तराखंड का हर कोई चाहता है कि मैं प्लेन्स में आके बसूं, कोई ऋषिकेश में बसना चाहता है, कोई देहरादून में, कोई हल्द्वानी में, तो इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने। पलायन, अब मैं ये कहूँ तो पलायन तो हमने भी करा। जितने भी विधायक हैं वो सब पलायन करते हैं, तो वो पीड़ा नहीं समझ सकते हैं उस पहाड़ की, लेकिन हमारा बराबर आना जाना रहता है। मैं तो बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र की हूँ, चमोली डिस्ट्रिक्ट की हूँ, डिम्मर गांव की हूँ मैं, और वहाँ पर भी हमारा अपना घर है। लेकिन हम लोग साल में जब बद्रीनाथ जाते हैं तो अपने घर 2-4 दिन तो ज़रूर जाते हैं और लोगों से जुड़ते हैं, लोगों की समस्याएँ सुनते हैं। और मैं कितनी बार, जैसे हमारे माननीय सांसद तीरथ जी हैं, और भी सरकार से भी हमेशा ये कहती हूँ कि वहाँ पर जो चिकित्सालय हैं उनका उच्चीकरण होना चाहिए, वहाँ पर डॉक्टर्स होने चाहिए, वहाँ पर अच्छे स्कूल होने चाहिए। तो क्यों होगा पलायन? हमारी जो खेतियाँ हैं वो खेती क्या हम पहले नहीं करते थे? उन खेतियों को, वही खेतियाँ हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं उन खेतियों को क्योंकि साधन नहीं हो पा रहे हैं। अब वो छोटे छोटे जो ट्रैक्टर चले हैं उनसे थोड़ा बहुत जो है खेती होती हैं, और हम लोग तो माने बिल्कुल बॉर्डर के हैं, वहाँ पर तो पलायन नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, हम तो बहुत बड़ी आशा है हमको कि गैरसैंण में अगर हमारा विधानसभा बनती है तो वो यहाँ से और वहाँ तक की सड़कें बहुत अच्छी होंगी, सब कुछ अच्छा होगा, स्कूल्स अच्छे होंगे, हमारे अधिकारी अगर वहाँ रहें। अगर ऐसा ना करें कि यहाँ विधानसभा वहाँ है और उनका जो बच्चे वगैरह हैं वो देहरादून में रहें, ऐसा ना हो, क्योंकि तभी नहीं हो पाएगा जब वहाँ पर अच्छे स्कूल्स होंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे। यही तो चाहिए लोगों को। तो ऐसा मैं सरकार का ध्यान भी केंद्रित करना चाहूँगी कि पहाड़ों में अगर इन समस्याओं का समाधान हो जाए तो पलायन बिल्कुल नहीं होगा। यदि आपको ऋषिकेश विधानसभा का टिकट मिलता है तो क्या आपकी योजनाएं हैं
यदि आप जीतती हैं, विधायक बनती हैं, तो उसके बाद ऋषिकेश का विकास आप किस तरह से करेंगे? योजनाएं तो पूरे प्रदेश के बारे में हैं। जी। जब हमने राज्य बनाया तो कहीं ना कोई सोच तो रही होगी कि हम इस तरह से अपने प्रदेश को बनाएंगे। वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं बहुत सफल हुए हम। आप देखिए सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं। और विधानसभा अध्यक्ष जी के बारे में भी कहूँगी कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और मेरे को अगर टिकट मिलता है तो मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष जी के ही कार्यों को आगे बढ़ाऊंगी। और जैसे संजय झील है, वो मेरा एक सपना था कि संजय झील, अभी मैंने आपको बताया भी कि 20 लाख रुपए मैं उस समय लेके आई थी संजय झील के लिए जब वहाँ से सभासद थी। तो मैं चाहूँगी कि एक संजय झील बहुत अच्छे बड़े स्तर से एक शहर के बीच में पर्यटन स्थल बने। और एक पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है ऋषिकेश में, वो पार्किंग की भी बनाने की योजना है। बहुत सारी योजनाएं हैं दिमाग में। और सब लोगों से मिल कर के, जो हमारे लोग हैं, सब शहर के जो लोग हैं, उनसे मिल कर के आगे की योजनाएं बनाने की मेरी ऐसी योजना है, अगर मुझे कहीं पार्टी विधानसभा का टिकट देती है तो। उत्तराखंड टाइम्स की आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपको टिकट मिले और आप अच्छे, जितना जो भी आपने संघर्ष किया है उत्तराखंड बनाने के लिए, अपने उत्तराखंड वासियों के लिए जो भी संघर्ष किया है वो आपका पूरा हो और आप उनको और आगे आप ले जाएं, उत्तराखंड को एक अच्छे पटल पे लेके जाएं। ये हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप